करते हैं आज की कहानी। 2005 के ज़लज़ले ने बहुत सी कहानियों को जन्म दिया था। आज़ाद कश्मीर के इस खौफनाक ज़लज़ले में हमारी खाला का घर भी तबाह हुआ और खाला खालू के साथ उनके 2 बेटे जाँ बहक हो गए। अलबत्ता दोनों बच्चियां जो सुबह सवेरे स्कूल जाने को निकली थीं, वो रास्ते में ऐसी जगह से गुजर रही थीं जहां इर्द गिर्द बिल्डिंग या घर मौजूद न थे। लिहाजा वो चलते चलते मैदान में गिर गईं। उनको मामूली चोटें आई मगर जान बच गई। दोनों बहनों को मेरे वालिदैन अपने घर ले आए। बड़ी का नाम सबा और छोटी का नाम शीबा था। उनके वालिद ने एक मकान हमारे घर से चंद कदम के फासले पर खरीदा हुआ था। उनका इरादा उस घर में शिफ्ट होने का था, मगर कुदरत को यही मंजूर था कि उन्होंने अपने आबाई घर में जिंदगी की आखिरी सांसें ली और वहीं उनकी तुर्बतें बन गईं। जब शीबा और सबा बड़ी हो गईं, तो उन्होंने अपने वालिद के खरीदे हुए घर में रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उस घर की चाबी मेरे वालिद के पास थी और वही उसकी देखभाल करते आ रहे थे। दोनों अपने वालिद के घर शिफ्ट हो गईं। वो अपने घर में तन्हा रहती थीं, ताहम मेरे वालिदैन उनकी हर तरह से खबरगिरी करते रहते थे। उन बहनों को अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन का ही आसरा था। वक्त गुजरता रहा। सबा ने एमए में दाखिला लिया और छोटी कॉलेज जाने लगी। इस तमाम अरसे में अम्मी ने ही उनके घर की देखभाल की। उनका खाना हमारी मुलाजमा गुलाबो पकाती थी, बाकी काम वो खुद कर लिया करती। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों की किस्मत अच्छी थी कि बड़ी बहन कॉलेज में लेक्चरर हो गई और छोटी को एक लैब में जॉब मिल गई। सबा संजीदा मिजाज थी, जबकि शीबा शोखो शंग और जिंदगी के रंगों में दिलचस्पी लेने वाली लड़की थी। वो पास पड़ोस की लड़कियों से मेल जोल को पसंद करती थी, तभी अपना कुछ वक्त सहेलियों और अजीजों के यहाँ आने जाने में सर्फ करती थी, जबकि सबा कॉलेज से आने के बाद ज्यादा वक्त अपने कमरे में लिखने पढ़ने में गुजार देती। उसे कहानियां और अफसाने लिखने का भी शौक था। उसकी तहरीरें रसाइल और जरायद में छपती रहती थी। वो अदबी कुतुब का मुताला करती थी और अक्सर खिड़की के पास कुर्सी पर आंखें मूंदे गोद में किताब रखे बैठी नजर आती। उसके कमरे की खिड़की हमारे पाई बाग में निकलती थी, जो हमारे घर की बालकनी से साफ नजर आती थी। उस दिन भी कमरे में कदरे अंधेरा था जब मैं सबाबाजी से अपने कॉलेज के प्रोग्राम के लिए मजमून लिखवाने गई। वो खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी थी। बाहर से आने वाली रोशनी उनके चेहरे पर लैंप की तरह पड़ रही थी। सबा के चेहरे पर गहरा सुकून था, मगर वो अपनी सोचों में जाने कब से गुम थे। मैंने उनको पुकारा और सलाम किया। उन्होंने चौंक कर देखा। सलमा, तुम कब आई? इससे कबल कि मैं जवाब देती, शीबा कमरे में आ गई। आते ही उसने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी की चमक से सबा को नागवारी हुई और उसने आंखों पर हाथ रख लिया। बाजी, आप तो दिन में भी शाम किए रखती हैं। देखिए तो कौन आया है। शीबा के पीछे एक अजनबी नौजवान खड़ा था। उसको देखकर सबा के चेहरे से नागवारी के तासुरात खत्म हो गए। उसने छोटी बहन को हिदायत की हुई थी कि वो मुलाजमत जरूर करे, मगर किसी मर्द से बेतकल्लुफ ना हो और ना किसी को घर लाए। ये खयाम है बाजी, मेरे साथ काम करते हैं। ना जाने खयाम में क्या बात थी कि उसे देखकर सबा का मूड ऑफ नहीं हुआ। अच्छा खयाम, तुम बाजी के साथ बैठकर बातचीत करो, मैं चाय लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने मेहमान को देखकर बाजी से इजाजत चाही तो वो बोली, तुम बैठकर मजमून लिखो और अपना काम करती रहो। मेहमान तुमको क्या कहते हैं? यूं लगता था जैसे मैं मजमून लिखने में महव हूं, लेकिन मुझसे कुछ भी तो लिखा नहीं जा रहा था, क्योंकि कमरे में आज बाजी के साथ एक गैर की मौजूदगी का एहसास मेरी तवज्जो को दरम भरम किए हुए था। सबा ने मेरी इस कैफियत को पा लिया और कहा, सलमा, अब तुम घर जाओ, मजमून तैयार करके ले आओ, मैं ठीक कर दूंगी। घर आकर मुझे चैन नहीं आया।
क्योंकि इस मामले से खासी दिलचस्पी हो गई थी, मैं बालकनी में चली गई, जहां से बाजी का घर साफ नजर आ रहा था। उनके घर के सामने वाली सड़क भी दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेहमान वापस जा रहा था। वो काफी हशाश बशाश नजर आ रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि सबा बाजी ने उससे अच्छी तरह बातचीत की थी। उसके बाद अक्सर दिन के वक्त खयाम उनके घर आने लगा। हमने इस पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि दोनों बहनें अच्छी शरीफ लड़कियां थीं, यूं किसी से मिलती ना थीं। दरअसल ये शीबा की शादी का मसला था। वालिदैन तो थे नहीं, इसलिए इस मसले को सबा बाजी ने ही हल करना था। अम्मी को उन्होंने इसी कदर बताया कि वो गांव से नौकरी की गर्ज से आया था। गांव में उसकी माँ थी, बहन भाई थे नहीं, और बाप भी इस दुनिया में ना था। सब ही जलजले की नजर हो चुके थे। उसको उसी लैब में मुलाजमत मिल गई जहां शीबा काम करती थी। उसको अदब से लगाव था। वो सबा की तहरीरें पढ़ता रहता था। जब उसे शीबा की जबानी पता चला कि सबा उसकी बड़ी बहन है, तो वो उसे मिलने का मुश्ताक हो गया। खयाम और शीबा की मुलाकातें लेबोरेटरी में होती थी। उसको लगा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी वो उसको बहन से मिलाने घर ले आई थी। एक दिन खयाम ने शीबा से पूछा कि तुम्हारी बाजी इस कदर संजीदा और कमगो क्यों है? हाँ, लिखने वाले लोग शायद ऐसे ही होते हैं। दरअसल अम्मी अबू के खला को वो बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। किसी से ज्यादा बात नहीं करती, ना किसी से मिलती जुलती हैं। बस अपने कमरे में कॉलेज से आकर बंद हो जाती हैं, लिखती पढ़ती रहती हैं। बातें इसलिए नहीं करती कि अपनी सारी बातें, सारी सोचें तहरीरों में बयान कर देती हैं। बाजी का मुझे बड़ा सहारा है। ये ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये भी शुक्र है कि घर अपना है, इसीलिए मेरे कॉलेज के खर्चे समेत ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। शीबा अब तमाम वक्त खयाम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन खयाम की सोचों का धारा मुड़ गया था। वो उसके बारे में नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन से मिलने के बाद उसी के मुतालिक सोचने लगा था। शीबा तो इतनी पुख्ता जहन नहीं थी, उसमें बचपना था, जबकि सबा उससे ज्यादा ज़हीन और पुख्ता सोचों की मालिक थी। ताहम खयाम ने अपने एहसासात शीबा से छुपा रखे थे। अभी वो सबा की शख्सियत से मजीद आगाह ही जाता था। उसके बाद ही उसने जिंदगी के अहम फैसले यानी शादी के बारे में सोचने को तरजीह दी थी। इन्हीं दिनों सबा ने तबीयत की खराबी के बायस कॉलेज से छुट्टियां ले ली। मैं उनसे ट्यूशन पढ़ने गई तो बोली, सलमा, इन दिनों मुझे यकसोई चाहिए। मैं डायरी लिख रही हूँ, लिहाजा तुम कुछ दिन छुट्टी कर लो। उस वक्त भी वो मेज पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ थी। तभी इतलाई घंटी बजी। आने वाला खयाम था। मैंने गेट पर देखा। वो बोली कि इसको अंदर आने का कह दो। वो अंदर आ गया और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। आज मैंने पहली दफा गौर से सबाबाजी को देखा तो मुझे उनमें काफी तब्दीली नजर आई। पहले वो अपने आप से बेनियाज रहती थी, उन्हें अपने सरापे का होश नहीं होता था, लेकिन आज वो खास तौर पर मुझे बनी समरी लग रही थी, जैसे कोई पहले से खुद को संवार कर किसी का इंतजार करता है। अगरचे उनके सिंगार में भी सादगी थी, लेकिन इस सादगी में भी पुरकारी थी। उनके बाल सलीके से बने हुए थे, मगर लंबे स्याह बालों का ढीला ढाला जूड़ा उनकी पुश्त पर रूप बढ़ा रहा था, और सोने की दो चूड़ियां कलाई में खनखना रही थी। गुलाबी एड़ियों में नए नाजुक चप्पल थे। कमरे में वही हल्का अंधेरा था, मगर खिड़की खुली थी, जिससे रोशनी एक खास जाविये से आ रही थी। उस रोशनी के आर्गवानी रंग में वो किसी हसीन ख्वाब की तरह जगमगा रही थी। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं सबा। खयाम के इस अंदाज़े तखातुब पर मैं हैरान थी, और मेरी हैरानगी से बाखबर बाजी कह रही थी, खयाम, तुम जल्द आ गए, जबकि शीबा अभी तक नहीं लौटी। ये बात उन्होंने मेरे सामने ऐसे अंदाज से कही जैसे खयाम को किसी भूली हुई बात की याद दहानी करा रही हो।
तभी ख़याम ने मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करके कहा, क्यों, क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? बाजी ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर गोया हुई, हाँ क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन तुम मुझसे मिलकर बोर ही हो गए। इस बोरियत से तो मुझे अकीदत हो गई है, वो बोला, और ये आज से नहीं तभी से है, जब से आपकी तहरीरें पढ़ रहा हूं। तभी मैंने बाजी से इजाजत चाही और घर आ गई। ये सर्दियों के दिन थे। बाजी बाग में मेज कुर्सी डाले कुछ लिख रही होती थी और ख़याम उनसे मिलने आ जाता था। मैं बालकनी से देखती, वो दोनों बाग में उस जगह कुर्सियां डाल लेते जिधर धूप होती और बातें करते रहते। यूं लगता जैसे ख़याम उनके अफसानों पर इजहार राय के बहाने खुद बाजी की शख्सियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये गुफ्तगू तो एक बहाना था। दरअसल वो दिल में ठान चुका था कि उसने शादी शीबा से नहीं, सबा से करनी है, और वो भी उसके इरादे को किसी हद तक समझ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी दिली कैफियत का इजहार ढके छुपे लफ्जों में किया करता था। मैं अक्सर देखती कि सबा बातें करती और वो चुपचाप सुनता रहता, और जब किसी बात का जवाब देता तो सबा बाजी को उसके दिल में छुपी मोहब्बत का इशारा मिलता और वो सर झुका लेती, जैसे किसी हकीकत के रूबरू होने से आंखें चुरा रही हो। रफ्ता रफ्ता उनके माबैन तकल्लुफ व हिजाब महव हो गया। अपनायत का एहसास उरूज को पहुंच गया। एक दिन मैं बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने गई। उस वक्त शिवा भी घर पर थे। उसने ख़याम से ना आने की शिकायत की। सबा और ख़याम दोनों इस शिकवे पर चुप हो गए। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि ख़याम तो यहाँ रोज आता है, लेकिन उस वक्त जब शिवा ड्यूटी पर होती है। एक दिन शिवा ड्यूटी पर गई, मगर 3 घंटे के बाद छुट्टी लेकर घर आ गई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। घर आई तो हैरत ज़दा रह गई। ख़याम को बहन के कमरे में उससे बातचीत करते पाया, जबकि उसने कह रखा था कि वो छुट्टी लेकर गांव जा रहा है और अब वो उसके घर बैठा हुआ था। इधर बाजी ने भी कॉलेज से छुट्टी ली हुई थी। लम्हा भर को उसे झटका लगा, लेकिन अगले लम्हे वो संभल गई, क्योंकि उसको अपनी बड़ी बहन पर अंधा एतमाद था। उस रोज बाजी का कमरा भी सलीके से सजा हुआ था और पहले की निस्बत उजला उजला लग रहा था। बिलाखिर वो मोड़ आ गया जब ख़याम को शिबा की गलतफहमी दूर करना थी। ये एक मुश्किल अम्र था। वो जानता था कि ये लड़की उसके बारे में बहुत से ख्वाब देख चुकी है, जबकि सबा बाजी को महज गुमान था कि शायद उसकी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है। ये अंदाजा नहीं था कि वो शिद्दत से उसे चाहती है और जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। ख़याम की मोहब्बत अब चिंगारियां बरसाने लगी थी और वो अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगा था। ढके छुपे लफ्जों में तो अपनी चाहत का इजहार कर भी चुका था और ज़हनी तौर पर बाजी सबा को शादी के पैगाम की कबूलियत के लिए तैयार कर रहा था। ताहम वाज़े अल्फाज में अभी तक उसने बात नहीं की थी। डर था कि कहीं अपनी बहन की वजह से वो इनकार न कर दे या नाराज न हो जाए। बिलाखिर उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया, सबा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बतौर जीवन साथी तुम में वो सारी खूबियां देख रहा हूँ। मुझको ऐसी ही लड़की की तलाश थी। नाराज होने की बजाय वो सोच में पड़ गई। अलबत्ता साफ कहा कि तुमने शिबा के बारे में क्या सोचा है, जो तुमको गालिबन पसंद करने लगी है, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे गुण गाती है। अगर ऐसा है तो तुम उसका दिल ना तोड़ो। घर 2 अफराद की रजामंदी और खुशनुदी से बनता है, एक फरीक की रजामंदी से नहीं। ये तुम ही ने तो अपने एक अफसाने में लिखा था। तो क्या जो कुछ तुम लिखती हो उसमें और तुम्हारे अपने किरदार में तजाद है? क्या तुम उन नजरियात का प्रचार करती हो जिन पर खुद तुमको यकीन नहीं है? ख़याम ने ऐसी बातें की कि सबा लाजवाब हो गई और उसने सबा को कायल कर लिया कि ये सही है। शादी के लिए सिर्फ एक फरीक का रजामंद होना
कोई मायने नहीं रखता जब तक दूसरा भी उस मुआहदे को दिल से कबूल ना करे। ताहम वो सोच में पड़ गई। कोई दूसरी लड़की होती तो बात और थी, लेकिन ये उसकी छोटी बहन का मामला था। उसने कहा, ख़याम, जिंदगी के अहम फैसले इस कदर जल्द नहीं किए जाते। तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। कई दिन तक वो खोई खोई और गुमसुम रही। उसकी कैफियत इतनी वाज़ेह थी कि छोटी बहन ने ना समझते हुए भी उसकी परेशानी को समझ लिया। दरअसल सबा अपनी कैफियत और एहसास छुपा ही नहीं पा रही थी। वो जो सोचती थी उसके चेहरे पर उसका अक्स नजर आने लगता था। छोटी बहन इतनी सियानी ना लगती थी, लेकिन हकीकत में सियानी निकली और आने वाहिद में तमाम मामला समझ गई। उसने ख़याम की बुराइयां बहन से करना शुरू कर दी। जरा देखो तो इस बंदे को, मैंने तो इसको महज एक अच्छे इंसान की तरह देखा था और गलत उम्मीदें लगा बैठा। शायद वो समझा था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। शादी के नुक्ता नजर से तो मैंने उसको पसंद नहीं किया। खुदा जाने ये ख़याम किस गलत फहमी का शिकार है मेरे बारे। उसने ये बातें इस महारत से की कि उसकी बहन को शक भी ना गुजरा कि वो उसकी खातिर ये सब बातें कह रही है। तभी सबा ने सोच लिया कि इस बार जब ख़याम उसे शादी का पैगाम देगा तो वो उसे मायूस नहीं करेगी। वो समझ रही थी कि ख़याम जैसे शख्स का फिर मिलना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो उसके दिल की बात समझता था और दोनों में मुकम्मल ज़हनी हम आहंगी थी। अब जब ख़याम आया तो सबा ने कहा, तुम अच्छी तरह अंदाजा कर लो, कहीं शिवा तुमसे सचमुच मोहब्बत ना करती हो। वो पहले तुम्हारी बहुत तारीफें करती थी। जब वो तुमको पहली बार घर लाई थी तब मैं यही समझी थी कि वो तुमको चाहने लगी है और मुझसे शादी की इजाजत चाहती है, लेकिन अब कुछ दिनों से तुम्हारे बारे इसका अंदाज दूसरा है। खुदा जाने उसे क्या हुआ है। तुम्हारी बहन को मुझसे उम्मीदें हैं कि नहीं, मुझे खबर नहीं। उसने कभी जबान से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे तुम पसंद हो और मैं शादी तुमसे करना चाहता हूँ। ख़याम, मैं मोहब्बत के चक्रों पर यकीन नहीं करती। अगर तुम यकीन नहीं करती तो फिर ऐसी तहरीरें क्यों रकम करती हो जिसमें मोहब्बत के जज्बात होते हैं? क्या ये सब खेल है? तुम्हारी कहानियों में वाज़ेह तौर पर एक तड़प, कसक और इंतजार की कैफियत रहती है और तहरीरें इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। क्या तुम्हें किसी का इंतजार नहीं? क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? तुम लाख छुपाओ, मगर तुम्हारी तहरीरें तुम्हारी अंदरूनी कैफियत की गमाज हैं। देखो सबा, कागज और कलम से बाहर भी एक जीती जागती खूबसूरत दुनिया है और तुम्हारी इस दुनिया से बहुत ज्यादा हकीकी और बड़ी है, जो तुम अपनी सोच की खिड़की के फ्रेम से देखती हो। कभी इस सोच से, इस फ्रेम से, अपनी तस्वुराती दुनिया से निकल कर तो देखो। हकीकी और जीती जागती मोहब्बत को महसूस करो। शायद तुम्हारी तहरीरों से शाम के साए छट जाए। सबा गुंग सी किसी गहरी सोच में डूबी खिड़की से बाहर नजरें जमाए सुन रही थी। अगर वो अच्छी अफसाना निगार थी तो वो भी बेहतरीन मुकर्रर और नकाद था। सबा को महसूस हुआ कि वो तस्वुराती दुनिया का नहीं, हकीकी जिंदगी का वासी है। उसने बरसों ख्वाबों की दुनिया में रहने बसने वाली सबा को पल भर में हकीकत की दुनिया में खींच लिया था। शादी कभी तो करना होगी, उसने सोचा। अगर शीबा इससे शादी नहीं करना चाहती और ये भी मेरे साथ घर बसाना चाहता है तो क्यों ना मैं ही इसके साथ घर बसा लूं। उसी वक्त शीबा आ गई। फजा में रची हुई खामोशी ने उसे सब कुछ बता दिया कि कुछ देर पहले क्या गुफ्तगू हो रही थी। तभी आगे बढ़कर उसने बड़ी बहन का हाथ ख़याम के हाथ में थमा दिया। जो फैसला करते हुए आप लोग झिझक रहे हो वो मैंने कर दिया है। अब इस बंधन की लाज रखना, इसको उम्र भर निभाना, तोड़ना नहीं। फैसला तो बड़ी बहन ने करना था,
लेकिन आज छोटी बहन बड़ी से भी बड़ी साबित हुई थी। सबा की शादी उसने बड़ी खुशी से उस शख्स से करवा दी जिसको खुद पसंद करते थे। ये भी ना सोचा कि बाद में वो अकेली रह जाएगी तो उसका क्या होगा। सबा बाजी की शादी हो गई तो खयाम ने उसे गांव ले जाने की जिद की। वो ससुराल चली गई। आज कमरे की खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि खिड़की बंद थी और मुकम्मल अंधेरा था। चलो बाजी की शाम का दिन तो चढ़ा, मैंने सोचा, और शीबा को ढूंढती उसके पास जा पहुंची, क्योंकि जानती थी कि वो अकेली है। शीबा सबा बाजी के कमरे में उनकी कुर्सी पर बैठे थे। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने बत्ती जलाई। उसने हाथ मुंह से हटाकर मुझे देखा। वो रो रही थी। ये तन्हाई का अजाब था कि बहन की याद, या फिर खयाम की बेवफाई थी जो आंसू बनकर उस बेचारी की आंखों में समा गई थी। मैंने उसे प्यार किया, गले से लगाया तो उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया और जी भर कर रोई। ये दर्द जुदाई था जो उसको रुला रहा था। तभी घर आकर मैंने सोचा कि आज मैं भी कहानी लिखूंगी, उसकी जो कहानियां लिखती थी, लेकिन उसी बहन को एक अधूरी कहानी का रंग देकर, तन्हाई के अलाव में जलता हुआ छोड़कर पिया संग चली गई। मोहब्बतें और रिश्ते आखिर कोई किस पर एतबार करे। दुआ है कि शीबा जैसे किस्मत किसी बहन की ना हो। आमीन। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।